नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। सरकार का पैसा अब सुरक्षित नहीं है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रम इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। अब प्राइवेट बैंक में सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक में जमा पैसे के बंदरबाट का मामला सामने आया। ये मामला नगर निगम पंचकुला का कोटक महिंद्रा बैंक में जमा पैसों से जुड़ा हुआ है। नगर निगम पंचकुला के 160 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का मामला सामने आया। सरकार ने मामले की जांच स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है। एफआईआर दर्ज करके गहन जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि इस मामले में जब सीएम नायब सिंह सैनी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंकों में जमा राशि की जांच चल रही है, इस मामले में कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की रकम की क्या गारंटी है। सवाल ये भी कि सरकार के पैसों का गबन आखिर कर कौन रहा है। एक सवाल ये भी कि क्या बड़ी मछलियों की मिलीभगत से पैसों का गबन हुआ है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो हरियाणा के सरकारी विभागों के प्राइवेट बैंक में पैसे की गड़बड़ी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार पंचकुला नगर निगम की एफडी में गड़बड़ी हुई। बताया जा रहा है कि एफडी की ये धनराशि करीब 160 करोड़ रुपए है। एफडी के नाम पर प्राइवेट बैंक में जमा कराई गई इस राशि को बैंक ने विभिन्न फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि मामले का खुलासा तो हुआ, लेकिन तब हुआ जब नगर निगम ने 58 करोड़ रुपए की एक एफडी की मैच्योरिटी राशि अपने खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश की। इस दौरान चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या है ये पूरा मामला और इस पर सरकार का क्या कहना है और इस पर जांच के बाद आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा, कैसे सरकार का पैसा सुरक्षित रखा जा सकता है। तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इसी मुद्दे पर पैनल में मेहमान जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर वही सवाल, ये हो कैसे सकता है? दरअसल पहले कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी लोगों का पैसा लेकर गायब हो जाती थी या लालच देकर कंपनियां पैसों की ठगी कर लेती थी। अब तो प्राइवेट बैंक ही सरकार को लूटने और गबन में शामिल हो गए हैं। लीजिए, चंडीगढ़ के आईडीएफसी बैंक के बाद अब चंडीगढ़ से ही सटे प्रदेश के विकसित एवं आधुनिक जिले पंचकुला के नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के कोटक महिंद्रा बैंक में रखी एफडी ही फर्जी निकली। आखिर सरकारी पैसे को कौन कौन लूट रहा है, ये तो गजब हो गया। मामला तब खुला जब नगर निगम पंचकुला ने पंचकुला सेक्टर 11 के कोटक महिंद्रा बैंक को 58 करोड़ रुपए की एफडी मैच्योर कर खाते में ट्रांसफर करने को लिखा। निगम के पास 58 करोड़ ट्रांसफर करने की स्टेटमेंट भी आ गई, पर ये स्टेटमेंट भी फर्जी निकली। असल में निगम के खाते में 58 करोड़ रुपए आए ही नहीं। इस पर सरकार ने इस मामले की जांच भी अब स्टेट विजिलेंस को सौंप दी है। सारी जांच चल रही है और हमने कहा है कि उसके ऊपर बहुत सख्ताई से, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, हम बड़ी गंभीरता से और सख्ताई से उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं और जैसा भी होगा, मैंने कहा है कि कोई भी होगा तो कार्रवाई होगी। यानी 58 करोड़ ही क्यों, पूरे 160 करोड़ ही गबन कर लिए गए। यानी अब प्राइवेट बैंकों में सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं रहा। ये अब पक्का हो गया है कि इस गोरख धंधे में प्राइवेट बैंकों में एफडी कर जमा किया गया सरकारी रुपया अफसरों और कर्मचारियों की मेहरबानी से ही खुर्द-बुर्द हो रहा है। कौन है ऐसे लोग, अब स्टेट विजिलेंस ये पता लगाएगी। जाहिर है प्राइवेट बैंकों में एफडी के रूप में जमा सरकारी करोड़ों रुपया 60 गांठ से हजम हो रहा है। ये तो वाकई गजब हो गया। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो सरकारी पैसे का भी अब गबन होने लगा। प्राइवेट बैंक सरकारी पैसों का अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं और कहां राशि जा रही है, इसकी वास्तविकता अभी तक सामने नहीं आई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे, सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं है तो जनता के पैसे का क्या होगा? देखिए प्रगति, ये जो नया मामला है कोटक महिंद्रा बैंक का, दरअसल ये गबन सामने आने के बाद ये भी सामने आ रहा है कि 9 विभागों का पैसा भी, ये तो खाली पंचकुला नगर निगम है 160 करोड़ रुपया,
लेकिन बाकी 9 विभागों का भी इसी बैंक में खाता है, वो जमा है पैसे, उसकी जांच चल रही है। इससे पहले आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो 2 बैंक थे। 590 करोड़ का पहला था, उसमें वो पैसा जो 590 करोड़ था उसमें भी फर्जिया एफडी दिखाई गई थी सरकारी महकमों को कि आपका पैसा जमा मैच्योरिटी पे देंगे, लेकिन वो पैसा शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में, ज्वेलरी के एक बड़े व्यापारी को दिया गया था। तमाम उसमें अभी 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन ये नया मामला पंचकुला नगर निगम का है। 160 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन प्रगति में आपको बता दूं, मैंने स्टडी कर ली है, मैं उन तथ्यों तक, उन चीजों तक पहुंच गया हूं जिसको मेरे लग रहा है कि कुछ आईएएस अफसरों का रोल है इसमें। जो छोटी छोटी मछलियां अभी पकड़ी गई हैं, पंचायत विभाग के थे, सुपरिंटेंडेंट थे, एक और थे, बैंक के कर्मचारी थे, मैनेजर थे, रिलेशनशिप मैनेजर की पत्नी, एक स्वाति सिंगला पकड़ी गई थी आईडीएफसी बैंक वाले मामले में, जो एक कंपनी की मालकिन थी, और उसके पति आईडीएफसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर अभय सिंगला। अब एक स्वाति सिंगला उनकी पत्नी है, वो आईडीएफसी बैंक में उनका नाम आ रहा था, लेकिन अब ये पता लगा है कि जो स्वाति सिंगला है, जिसके पति रिलेशनशिप मैनेजर थे आईडीएफसी बैंक में, वो जेल में अभय, तो उनकी पत्नी स्वाति सिंगला है। ये स्वाति सिंगला कोटक महिंद्रा बैंक में पहले काम करती थी, उसके बाद ये आईडीएफसी बैंक में गई। तो कोटक महिंद्रा में जो ये गबन घोटाला, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं स्वाति सिंगला का भी हाथ हो सकता है। इस एंगल से भी जांच शुरू हो रही है। अभी आपको बता दूं, जो ऑडिट विभाग है, जो ऑडिटर्स हैं नगर निगम पंचकुला के, ये मामला 16 फरवरी से उनको संज्ञान में आया कि कुछ पैसे के मिलान नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, बैंक में पैसा हम प्राइवेट लोग जमा करें या सरकारी करें, हिसाब किताब रखने वाले को पता होता है कि इतना पैसा मैंने जमा कराया, इतना खर्च किया, इतना मेरा बैंक बैलेंस होगा, जहन में चीजें रहती हैं। 16 फरवरी को पंचकुला नगर निगम की ऑडिट शाखा ने और उनके जो सीए हैं, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ी है। 16 फरवरी से जांच चल रही थी, तो 160 करोड़ रुपए जो था, जो एफडी के तौर पे पैसा सरकारी आता है, उसको कोई घर नहीं ले जा सकता, सरकारी पैसा बैंकों में रखना होता है। तो 160 में 58 करोड़ की कोई एफडी थी जिसकी मैच्योरिटी होनी थी। उस मैच्योरिटी के लिए नगर निगम पंचकुला ने कोटक महिंद्रा बैंक को लिखा कि इसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, ब्याज समेत पैसा हमारे खाते में डाला जाए। कई लेटर लिखे गए, लेकिन जवाब नहीं आया। शंका बढ़ी, तो कुछ सीए जो पंचकुला नगर निगम के लिए काम करते हैं, ऑडिट विभाग जो है, ऑडिटर्स हैं, अकाउंट्स ऑफिसर है, वो सारे लोग जांच कर रहे थे। तो उनको 58 करोड़ की ना तो एंट्री बैंक में है, कोई जमा हुआ पैसा, ना पंचकुला नगर निगम को आया। अभी भी 102 करोड़ रुपया, उसका भी नहीं पता लग रहा पैसा कहाँ है। 16 फरवरी से जांच चली, आप देखिए आज ये 25 मार्च हो गई है, एक महीने से ज्यादा। तो अभी 9 विभागों का पैसा यहां जमा है। कुल मिला के मैंने अपना दिमाग लड़ाया, जो मेरे फैक्ट्स मेरे ध्यान में आ रही है, मेरे को लगता है, मेरे को 1-2 अफसर पे शक भी जा रहा है। कोई आईएएस अफसर है और वो किसी मंत्री के करीबी भी हैं, क्योंकि मैं कड़ियां जोड़ रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। आगे जब ये घोटाला पहुंचेगा तो लोग और हैरान होंगे, अभी तो हैरान है, लेकिन जो ये चीजें निकलेंगी, जो मेरे दिमाग में आ रही है बातें, तो ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें आईएएस भी इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से निश्चित रूप से ये बड़ा घोटाला निकल करके सामने आया, बड़ी मछलियों का इसमें संलिप्तता शामिल हो सकती है, संलिप्तता हो सकती है, ये तो जग जाहिर हो गया है। लेकिन महेश जी, जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले निकल करके सामने आ रहे हैं, इन घोटालों को रोकने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए, और इस तरह की हरकत दोबारा ना हो, इस तरह के गबन दोबारा ना हो, सरकारी धनराशि के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार की तरफ से हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जुर्म करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। क्या नियम सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे? देखिए प्रगति, ये 2 मामले थे, 590 करोड़ का पहला मामला और दूसरा मामला अब पंचकुला का सामने आ चुका है। ये 2 मामले थे जो संज्ञान में आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि क्या सिर्फ ये 2 मामले हैं? हरियाणा के अलग अलग नगर निगमों में क्या इस तरह की घटनाएं नहीं दोहराई गई हैं? अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहां सैकड़ों करोड़ का लेन देन है, वहां इस तरह की चीजें क्या नहीं की गई हैं? अगर 2 जगह पे हुई है तो मानकर चलिए कि और भी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं, वक्त लग सकता है, लेकिन सरकार
को ये बेहद संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है कि एक पूरी व्यवस्था, एक पूरा मैकेनिज्म सरकार के पास रहता है ऑडिट को लेकर। ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट भी रखी जाती है, इसके अलावा सरकार के अपने ऑडिटर्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा जो पूरे फाइनेंस की व्यवस्था पर अपनी नज़र बना के रखता है, इसके अलावा ट्रेजरीज हैं और तमाम अलग अलग स्तर के अधिकारी कर्मचारी ट्रेजरी को लेकर, फाइनेंस संभालने को लेकर सरकार की तरफ से रखे गए हैं। लेकिन क्या ये तमाम ऑडिटर्स सो रहे थे? इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, क्यों इसकी वास्तविकता को पहले नहीं जांच लिया गया? दो अहम सवाल इस वक्त सरकार के सामने खड़े हैं। पहला ये कि क्या सिर्फ ये दो मामले हैं, बाकी तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या गहनता से जांच की जरूरत नहीं पड़ रही है? और फेलियर किसका है? फेलियर जिन लोगों का है उनको सजा जरूरी है। अगर इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती हैं तो सरकार यकीनन एक बड़े खतरे का सामना कर रही है। मुझे लगता है कि एहतियातन अब सरकार को इन तमाम प्राइवेट बैंक से अपना पैसा निकालकर सरकारी बैंकों में शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो भी कोई आखिरी अंतिम फैसला नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि ना सिर्फ ऐसे प्राइवेट बैंक्स में इस तरह का फ्रॉड हो सकता है, अगर आईएएस अधिकारी मिले हुए हैं, अगर कर्मचारी मिले हुए हैं, तो क्या प्राइवेट बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, वो क्या सिर्फ वो ये घोटाला कर सकते हैं? संभव नहीं है। तो मानकर चलिए कि सरकार के भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं और प्राइवेट बैंकों के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। ये घोटाला सरकारी बैंक में भी हो सकता था, एसबीआई में भी हो सकता था, पीएनबी में भी हो सकता था, किसी भी सरकारी बैंक में भी हो सकता था। वजह क्या है कि यहाँ पर सरकार के जो ओहदेदार थे जिन्हें इस पर नजर अपनी रखनी थी, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग, ऑडिटर्स, जिन लोगों को इस पूरे पैसे के लेन देन पर अपनी नजर रखनी थी, वो सो रहे थे। और अब जो गुनहगार हैं अगर वो बच जाते हैं तो फिर ये मानकर चलिए इस तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करने की चिंता फिर कोई नहीं करेगा। अभी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जब तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेंगे, देखिए प्राइवेट बैंक के एग्जीक्यूटिव को आप गाड़ी में बैठा कर ला सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर को ला सकते हैं, बैंक के मैनेजर को ला सकते हैं, लेकिन वो आखिरी कड़ी नहीं है। आखिरी कड़ी तो आपके अपने सरकार के दफ्तर में बैठे हैं, हो सकता है सिविल सचिवालय में बैठे हों। ऐसे अधिकारियों को निकालकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गुनहगार हो सकते हैं, वो भी जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन गहनता से इस पूरे मामले की जांच की जरूरत पड़ेगी। देखिए प्राइवेट बैंक के मैनेजर को तो पुलिस गाड़ी में बैठा कर लाने में 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगाएगी, लेकिन जो पर्दे के पीछे के गुनहगार हैं, यानी सरकार में बैठे जो लोग हैं, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या फिर आईएएस स्तर का अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर वो गुनहगार है तो फिर उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वरना भविष्य में दोहराई जाएंगे और सरकार के पैसे की बंदरबाट इसी तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरह से सरकार के कर्मचारियों के, सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता भी इसमें शामिल होने का आशंका जताई जा रही है, क्या इस दौरान किसी मंत्री पद पर बैठे कोई व्यक्ति पर भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से अंदर खाने में इतना बड़ा हेरफेर हुआ, गबन हुआ पैसों का, सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों तक ही मामला सीमित रखा जा सकता है, या इसमें किसी मंत्री की संलिप्तता भी सामने आ सकती है आने वाले समय में? देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जांच का विषय है, लेकिन किसी मंत्री का लिप्त होने में ऐसा कोई कारण या आधार नजर नहीं आता, क्योंकि कोई भी मंत्री इस तरह का जोखिम लेगा नहीं। और मंत्री स्तर की बात नहीं है, ये नगर निगम का या जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों की मिलीभगत है। बड़े अधिकारी उनके विभाग के भी हैं और बैंक के भी हैं। जो प्राइवेट बैंक है उनकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझा जा सकता है। प्राइवेट बैंक के अधिकारी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को प्रलोभन देते हैं, कई तरह के प्रलोभन होते हैं, तो उन प्रलोभनों की आड़ में कई बार नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जाती हैं। जी। मतलब जो एक गाइडलाइन बनी हुई है उसको भी तोड़कर जो है अनड्यू फेवर किया जाता है, तो ये उसी का परिणाम है। देखिए प्राइवेट बैंकों ने अपने लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं तो वो सरकारी विभागों से जो एफडी वगैरह है वो प्राप्त करते हैं ताकि उनका डिपॉजिट उनके पास आए, वो अपना लक्ष्य जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकें। तो इसके लिए अधिकारियों को प्रलोभन दिया जाता है, कमीशन दी जाती है, तो इस तरह से अधिकारी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अब यह निर्देश तो यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में राशि जमा होनी चाहिए, लेकिन कई बार जो ब्याज का लालच होता है कि अधिक ब्याज दर मिल रही है, तो उसकी आड़ में कई बार अधिकारी भी जो है नियमों में आनाकानी कर जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। ये उसी का परिणाम है। ये सिर्फ बैंक के कर्मचारी ही शामिल नहीं है, इसमें सरकारी अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका होगी निश्चित रूप से, लेकिन ये जांच का विषय है। और बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है बिल्कुल कि बैंकों में इस तरह का खेल हो सकता है।
तो अगर देखिए, अगर एफडी पर भी इस तरह का खेल होने लग गया तो आम आदमी वो एफडी में अपना निवेश क्यों करेगा? बिल्कुल। उसको भी जोखिम लगा कि मेरा पैसा तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपकी एफडी के ऊपर भी अगर उसकी प्रविष्टि कर दी जाती है, फिर राशि आपकी इतनी दिखा दी जाती है, लेकिन जब आप एफडी तोड़वाने जाते हैं तो आपको वो राशि मिलती नहीं या आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होती, तो इससे आघात लगता है। तो देखिए, जितने सीनियर सिटीजन हैं वो एफडी में निवेश करते हैं, उसको सुरक्षित विकल्प माना जाता है। भाई ये निवेश बड़ा सुरक्षित है, इसमें जोखिम नहीं है। अगर इस तरह का इसमें भी जोखिम होने लगा तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसमें निवेश करने से अब गुरेज करेंगे। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर भी ये प्रश्न चिन्ह है। और जो सरकारी विभागों के ऑडिटर हैं वो क्या कर रहे थे? अगर वो लंबे समय तक एफडी कराई तो उन्होंने इसकी जांच क्यों नहीं की? अब खाली अगर बैंक ने उनको कागज पकड़ा दिया, उन्होंने वो राशि नहीं देखी, उनको क्या बैंक ने क्या गालमेल किया? जो बैंक के ऑडिटर हैं उनकी क्या भूमिका रही? देखिए, बैंकिंग व्यवस्था में भी तो बड़ी पारदर्शिता है, सरकार का दावा भी है, लेकिन ये लगता है कि पूरा सिस्टम के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है, बैंकिंग व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। जो प्राइवेट बैंकों में अगर ये खेल हो सकता है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी हो सकता है। तो ये एक घालमेल है, किस रूप में हुआ, सरकारी अधिकारियों की क्या भूमिका रही और बैंक अधिकारियों ने, बैंक कर्मचारियों ने किस तरह से ये खेल रचा, पूरे इस घटनाक्रम को समझना होगा और इसकी तह तक जाना होगा। ये दो घोटाले जो हुए हैं हरियाणा में हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर जो है प्राइवेट बैंकों की छवि पर तो असर पड़ा ही पड़ा है, लेकिन इसके अलावा सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह है। अब जांच तो होती रहे, जांच देखिए, ये तो चंडीगढ़ और उसके नजदीक पंचकुला का मामला था जी। लेकिन जो छोटे हैं, जहां नगर पालिकाएं हैं, जहां जिला मुख्यालय है, उससे अलग तरह के सब उपमंडल के जो कार्यालय हैं, वहां पर तो बड़ी आसानी से इस तरह का घालमेल हो सकता है जी। तो इसलिए सरकार को इस संबंध में निश्चित रूप से एक दिशा निर्देश एसओपी तैयार करनी चाहिए और ये जांच भी इस तरह के साथ होनी चाहिए। यही जांच में अगर विलंब होगा तो जो कर्मचारी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको लाभ मिलेगा, वो स्थिति का लाभ उठाएंगे और इससे कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जी। तो इस मामले में सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश होना चाहिए भी कोई भी कितना बड़ा अधिकारी या कर्मचारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे सामने लाया जाएगा, तथ्य सामने आने चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का देखिए वो तो रिकवर कर लिया गया था जी। जो आईडीएफसी का था रिकवर कर लिया गया था, अब ये पैसा भी रिकवर करना है। तो इसके लिए अब सरकार किस तरह से, अब देखिए जांच तक की बात नहीं है, अब जांच तो क्या दूसरे अधिकारी भी पकड़े गए हैं या कुछ बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को पकड़ कर ही आप अपनी जांच को इतिश्री कर लेंगे जी। जो दूसरे सरकारी विभाग हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए लगता है कि सरकार को अगर इस मामले में कहीं भी लापरवाही या ढिलाई बरती तो आने वाले समय में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष इस मामले को लेकर बिल्कुल काफी हमलावर और इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है, ये भी तलाशा जाएगा, कहीं राजनीतिक संरक्षण की भूमिका तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मामले में कोई ढिलाई बरतेगी, क्योंकि सरकार की छवि और प्रतिष्ठा इस मामले में दांव पर लगी है। बिल्कुल निश्चित रूप से ढिलाई बरतनी भी नहीं चाहिए, जो जांच होनी चाहिए और जांच में वास्तविकता सामने आनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी, अब सवाल यह है कि अब आगे क्या? जब प्राइवेट बैंक में सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप से हम सरकारी बैंकों को भी गारंटी के अंदर नहीं रख सकते कि यहाँ पर सरकार का पैसा सुरक्षित होगा। आखिर अगर बैंक में सरकार का पैसा सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सरकार अपना पैसा रखेगी? देखिए, प्रगति जो सरकारी बैंक हैं, हालांकि उनके भी टारगेट्स होते हैं, बैंक मैनेजर की प्रमोशन उसको खर्चा देता है। प्राइवेट बैंकों में और सरकारी बैंकों में होड़ रहती है, कौन डिपॉजिट, कौन ज्यादा ग्राहक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखता है भारत का सबसे बड़ा बैंक, पंच लाइन है। तो हर बैंक जो है उनकी मैनेजमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को जोड़ना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन ज्यादा चाहते हैं, डिपॉजिट ज्यादा चाहते हैं ताकि वो अपना विस्तार कर सके। प्राइवेट बैंकों की जहां तक बात है, जो मैनेजर है मैं जानता हूं बहुत सारों को, जो प्राइवेट बैंक है उनके मैनेजरों को कुछ पावर्स दी जाती है कि आप डिपॉजिट लो, पैसा खींचो, बैंक में लाओ, ग्राहकी को बढ़ाओ, अपने टारगेट्स को पूरा करो, उसके बदले वो खर्च कर सकते हैं उन लोगों पर जिनका पैसा जमा कराते हैं, फैक्ट्री के मैनेजर हैं या फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनको कुछ ऐसे फंड्स होते हैं, मौज मस्ती कराई जाती है, वो एंटरटेनमेंट फंड्स जिसको हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं। जो ये आईडीएफसी बैंक वाला मामला था, जब ये जांच चल रही थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, कुछ अफसरों के लिए एक होटल में इंतजाम किया जाता था, पार्टियां चलती थी, बहुत सारे लोग जाते थे, लोगों का आना जाना, उस तरह की चीजें सामने आई थी। तो ये जो है बैंक डिपोजिट, देखिए जो अफसर हैं, आईएएस है या अच्छे ओहदों पे है, उनको पैसे की कमी नहीं होती, उनको थोड़ा सा मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मस्ती,
मौज मस्ती, उस तरह की जो चीजें होती है बैंक ऑफर करते हैं। मैं बताता हूँ, प्राइवेट जो LIC कंपनी है वो भी ये करती हैं, टारगेट्स को, पॉलिसी होल्डर को लालच देती है कि आपको ये रहेगा। विदेश की शहर की बातें भी आई है, जो 590 करोड़ का घोटाला था IDFC में, उसमें आया था कि कुछ लोगों को, अभी जांच चल रही है, कुछ लोगों को, पावरफुल लोगों को विदेश में सैर कराई गई, वहां ले जाया गया, जिनकी गिरफ्तारी है उनके बारे में रिपोर्ट्स आई हैं कि देश से बाहर ले जाया गया, ट्रिप लगवाई गई, फॉरेन ट्रिप, सब सरकारी प्राइवेट बैंक के खर्चे पे। इस तरह से मतलब एंटरटेन किया जाता है, उनको अपने साथ जोड़ा जाता है। प्राइवेट बैंक ज्यादा से ज्यादा बिजनेस चाहते हैं, और बिजनेस का ये तरीका है, चाहे LIC कंपनी है प्राइवेट। तो ये जो चीजें सामने आ रही है, मेरे को लगता है इसमें तो कोई भी बहक जाए, जिसकी पावर है वो पावर का इस्तेमाल करके मुफ्त खोरी में अपना मौज मस्ती कर सकता है। ये चीजें भी सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन महेश जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार का लगातार डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ावा हो रहा है, सरकार जनता से अनुरोध करे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना डिजिटली ट्रांजैक्ट करे। लेकिन अगर बैंकों में अपने अकाउंट में पैसे रखे जाएंगे तो इस तरह की धोखाधड़ी होने की संभावना भी है। जैसे कि सोनी जी ने भी जिक्र किया कि FD पर अब लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अगर सरकारी पैसा सुरक्षित नहीं है तो जनता का पैसा भी सुरक्षित है या नहीं है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसे में अब अगर बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है तो क्या वापस से अपने पास रखना शुरू कर दे इंसान पैसा, लेकिन उसमें 2 नंबर का पैसा, आगे 2 नंबरी का पैसा निकलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। कैसे इंसान अपना पैसा सुरक्षित रख पाएगा और कैसे पैसों का ट्रांजैक्शन सहूलियतपूर्ण और पारदर्शी हो पाएगा? देखिए प्रगति, मुझे लगता है कि बैंकिंग सिस्टम से भरोसा तो आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सोना खरीद के रख लेंगे, लेकिन फिजिकल किसी भी तरह का एसेट अगर आप संभालते हैं तो यकीनन वो बड़ा खतरे का काम रहता है। डिजिटल इंडिया की बात चल रही है और डिजिटल फ्रॉड्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये तमाम घोटाले सामने आए, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग व्यवस्था से पूरी तरह भरोसा ही आप ख़त्म कर दें। ये घोटाले हुए क्योंकि सरकार के अफसर और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। अगर कोई व्यक्तिगत अपना पैसा रखता है तो यकीनन फिर उस पैसे पर नज़र रखता है कि कितना उसने जमा किया था और कब कब ये मिलना है। और मुझे लगता है कि बैंकिंग से जुड़े लोगों को भी और जो बैंकिंग रेगुलेशन बॉडीज़ हैं उन्हें भी इन दोनों मामलों को बेहद संजीदगी से लेने की जरूरत है, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। अगर आपने कहीं भी किसी भी तरह के FD में इन्वेस्ट किया है तो वो आपके बैंक अकाउंट ऐप में शो करे, और या आपकी फिक्स डिपॉजिट की जो बुकलेट है, कम से कम जब कंप्यूटराइज्ड आप प्रिंट लेते हैं, जैसे बुजुर्ग खाते का प्रिंट लेते हैं और अपनी पासबुक को प्रिंट करवाते हैं, तो उसमें प्रिंट आना चाहिए कि ये जो अकाउंट है इससे आपने इतना पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, जिसका फिक्स डिपॉजिट नंबर ये वेरीफाइड है और इसका डिजिटल वेरिफिकेशन कोड ये है। ये तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन के लेवल की हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की 2 घटनाओं से आप बैंकिंग से भरोसा खत्म कर सकते हैं। दुनिया बैंकिंग पर चल रही है और बैंकिंग से भरोसे को खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, सरकार के साथ इस तरह की जो लूट है दोबारा ना हो, इसको लेकर बेहद संजीदगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार को भी सजग होने की जरूरत है और अब लोगों के अंदर भी जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अब सरकार के साथ पैसों का घोटाला निकल करके सामने आ रहा है, आम जनता का पैसा कितना सुरक्षित, तो सरकार इस घोटाले को लेकर आगे आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से सरकारी पैसे का गबन निकल करके सामने आया, उस पर बड़े सवाल बने हुए हैं। हालांकि सरकार का कदम क्या होगा, जांच की दिशा में आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, जल्द वापस आ रहे हैं।